मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मैं सभी छात्र छात्राओं को शुभकामनाएं देती हूँ कि वे हमेशा स्वस्थ रहें, मन लगा के पढ़ाई करते रहें और आगे बढ़ते रहें। चलिए आज का हम अपना नया विषय शुरू करते हैं, विशेषण। अविकारी शब्द और विकारी शब्द हमने पढ़ा है, जिसमें विशेषण जो है वो विकारी शब्द में आता है। विकारी शब्द का एक भेद जो है वो विशेषण भी है। संज्ञा सर्वनाम हम पढ़ चुके हैं, तो विशेषण क्या है? एक विकारी शब्द है। विकार का मतलब परिवर्तनशील है, ये हम लोग पढ़े हैं। विशेषण यानी कि जो परिवर्तित होते हैं उन्हें विकारी कहते हैं। विकारी शब्द देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र की एक लाइन मुझे याद आ गई। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान। ये लाइन किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान यानी हमारा देश जो है हिंदुस्तान है। यहाँ के रहने वाले सभी, जैसे चीन के रहने वाले चीनी, अमेरिका के रहने वाले अमेरिकी, उसी तरह से अगर हम कहें तो हिंदुस्तान के रहने वाले हिंदू हो गए। और हिंदी हमारी मातृ भाषा है, जिसके सतत विकास के लिए भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने काफ़ी प्रयास किया है। उनका मानना था कि जब हिंदी हमें आसान क्यों लगती है? क्योंकि वो हमारी मातृभाषा है। हम कोई भी विषय सीख लें, कोई भी भाषा सीख लें, ये अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, जो भी सीखें, जो भी पढ़ें, लेकिन अगर हम अपने मन में कोई चीज़ सोचेंगे तो हमेशा हमारी मातृभाषा में ही वो विचार हमारे अंदर उत्पन्न होंगे। इसलिए हिंदी एक सर्वश्रेष्ठ भाषा है। चलिए देखिए, आगे देखते हैं। विशेषण का शाब्दिक अर्थ क्या है? विशेषण का शाब्दिक अर्थ होता है विशेषता उत्पन्न करने वाला या विशेषक। तो जो विशेषता उत्पन्न करता है वही विशेषण है। ठीक है। विशेषण का शाब्दिक अर्थ है, इसका जो है शाब्दिक अर्थ है, शाब्दिक अर्थ है विशेषता उत्पन्न करने वाला। विशेषता उत्पन्न करने वाला यानी कि जो हमें किसी संज्ञा शब्द या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताता है उसे ही विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को क्या कहते हैं? विशेषण। अर्थात जो किसी भी संज्ञा, कोई भी संज्ञा है, संज्ञा हमने जैसा कि पढ़ा कि संज्ञा, नाम जो है वही संज्ञा है। जिस चीज़ का कोई नाम है तो वो नाम ही जो है वो संज्ञा है। संज्ञा का एक अर्थ नाम भी बताया गया है। तो ठीक है, तो संज्ञा में क्या होता है कि जो शब्द गुण, दोष, उस संज्ञा का गुण, दोष, परिणाम, संख्या आदि का बोध कराता है, वो सभी विशेषण है। विशेषण लगने से क्या है, संज्ञा के अर्थ में खूबसूरती आ जाती है, संज्ञा का अर्थ सीमित हो जाता है। संज्ञा का अर्थ क्या होता है? वो सीमित हो जाता है। संज्ञा का अर्थ सीमित हो जाता है। जैसे कहा गया कि लड़की, लड़की कहा गया, अब इसमें सुंदर विशेषण लगा दिया गया तो क्या हो गया कि लड़की सुंदर है, बस इतना ही इसका अर्थ है। आगे ये बढ़ नहीं सकता है। जो भी है, जैसे मान लो कह दिया गया गोल गेंद, गोल मेज, तो मेज जो है ये गोल ही है। तो मेज क्या हो गया? मेज हो गया तो हमारा संज्ञा हो गया, और गोल क्या हो गया? ये हो गया विशेषण। ठीक है, तो इस तरह से गोल मेज यानी संज्ञा के अर्थ को सीमित कर दिया कि वो कैसा है कि गोल है। और दूसरा क्या है, देखो, विशेषण लगने से संज्ञा का जो अर्थ है वो सीमित हो जाता है। तो इसको देखते हैं आगे। और विशेषण एक वस्तु के स्वरूप को निश्चित करता है। ये क्या है इसकी विशेषता? कि पहला क्या है
कि वस्तु के स्वरूप को निश्चित करता है, वस्तु के स्वरूप को। यही चीज़ अभी मैंने बताई है आपको कि निश्चित करता है। और दूसरा क्या है? दूसरा है संज्ञा का आभूषण है, संज्ञा का आभूषण है, यानी कि ये संज्ञा की सुंदरता को निखारता है, संज्ञा की सुंदरता को निखारता है, संज्ञा का आभूषण है। ये भाषा की सजीवता, प्रवाहमयता और प्रभावशालीता पर प्रभाव डालता है, यानी कि भाषा को क्या करता है? सजीव, भाषा को सजीव, प्रवाहमय और क्या बनाता है? प्रभावशाली बनाता है, प्रभावशाली बनाता है। किसको? भाषा को। ठीक है, सजीव, प्रवाहमय और प्रभावशाली बनाता है। और हमारी जिज्ञासा का समाधान भी करता है। क्या होता है? हमारी जिज्ञासा का समाधान भी करता है। हमारी जिज्ञासा, जैसे कहा गया लड़की, अब लड़की कैसी है? अगर कह दिया गया सुंदर लड़की, या फूल, फूल कैसा है? लाल फूल, हरा फूल, मुरझाया फूल, सूखा फूल, कोमल फूल, तो हमारी जिज्ञासा को शांत करता है, जिज्ञासा को शांत करता है। ठीक है, तो ये है विशेषण हमारी। इसमें क्या होता है? कैसा, कैसा, कि कौन और कितने, कैसा, क्या और कितने, ऐसे करके अगर हम प्रश्न पूछते हैं तो इसका हमें उत्तर मिल जाता है। क्या चीज़? कि कैसा। ठीक है, और दूसरा है क्या, और तीसरा है कितने। ठीक, कैसा, जैसे फूल कैसा है? फूल कैसा है? फूल लाल है। फूल कैसा है? फूल लाल है। फूल कैसा है? फूल लाल है। कौन, कौन और कितने, संख्या में कितने हैं। परिणाम, परिमाणवाचक विशेषण, जैसे कहा गया कि कितने छात्र हैं, या कौन आया है, प्रथम छात्र, द्वितीय छात्र, कौन, छात्र की कौन सी पोजीशन आई है, किस स्थान पर आया है, कौन सा स्थान प्राप्त किया है। तो यहाँ पे जैसे हो गया कि प्रथम छात्र, या प्रथम छात्र इधर आए, प्रथम छात्र को बुलाया गया। कितने, जैसे कहा गया कि 4 कॉपी, तो कितनी कॉपी, कितने की संख्या, यहाँ संख्या बता रहा है प्रथम, और लाल कैसा का बोध करा रहा है। ठीक है, तो ये विशेषण हो गया। अब देखिए विशेष क्या है और विशेषण क्या है। विशेषण के कहीं भी जहाँ विशेषण हम जब लिखते हैं तो वहाँ पर संज्ञा और विशेषण 2 शब्द आता है। जैसे एक आया संज्ञा और एक आया विशेषण, तो इसको कहते क्या है? देखो, ये विशेषण और विशेष होता क्या है। मान लो कहा गया काला और कहा गया घोड़ा, काला घोड़ा। ठीक, ईमानदार व्यक्ति, काला घोड़ा। अब हमने विशेष घोड़ा पूछा कि घोड़ा क्या है, तो आप क्या बोलोगे? आप बताओगे कि घोड़ा तो संज्ञा होती है, घोड़ा जो है वो संज्ञा है। ठीक, और हमने कहा काला क्या है, तो आपने बोला इसका गुण है, घोड़े का गुण है काला। घोड़े का गुण क्या हो गया? काला हो गया, यानी कि गुण हो गया इसका, गुण हो गया किसका? घोड़े का, कि वो काला है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया आपका विशेषण। और संज्ञा जो है यही आपका विशेष से होता है। क्या होता है? इसको विशेष से कहते हैं। अब परिभाषा के रूप में हम इसको समझ लेते हैं कि जिस संज्ञा शब्द की विशेषता बताई जाती है वो संज्ञा जो है वो विशेष से हो जाती है।
और जिस संज्ञा शब्द की जो विशेषता बताई जाती है वो विशेषण हो जाता है। यानी जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष्य है और संज्ञा की जो विशेषता बताई जाए वो विशेषण है। ये जो है जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए। देखिए ये आपके एग्जाम में इस तरह के प्रश्न आते हैं, इसलिए ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है। जिसकी विशेषता बताई जाए यानी कि वो संज्ञा शब्द जो है वही विशेष्य होता है, ठीक है। और संज्ञा की जो विशेषता बताई जाए, जो संज्ञा शब्द है उसकी संज्ञा की जो विशेषता बताई जाए, संज्ञा की जो विशेषता बताई जाए। जैसे यहाँ कहा गया काला, तो काला जो है वो आपका विशेषण है, तो ये जो है विशेषता बताई जाए ये विशेषण हो गया। अब एक और आता है प्रविशेषण। अब प्रविशेषण किसे कहते हैं? प्रविशेषण, प्रविशेषण जो है वो होता है कि जिस विशेषण की विशेषता बताई जाए, यानी विशेषण पर और ज़्यादा जोर दिया जाए तो उसे प्रविशेषण कहते हैं। विशेषण की विशेषता बताता है। प्रविशेषण क्या करता है? विशेषण की विशेषता बताता है, विशेषण की विशेषता बताता है, विशेषता बताता है। जैसे कहा गया कि गहरा कुआं, तो अधिक गहरा कुआं, अधिक गहरा कुआं। तो देखिए गहरा तो विशेषण हो गया, लेकिन अधिक गहरा जो है ये, अब यहाँ पे ये हो गया आपका विशेष्य, ये हो गया विशेषण और ये हो गया प्रविशेषण। प्रविशेषण अधिक गहरा कुआं, तो कुआं विशेष्य हो गया, गहरा विशेषण हो गया और अधिक जो है प्रविशेषण हो गया। तो इस तरह के जो भी शब्द होंगे जिसमें संज्ञा के साथ एक विशेषण के साथ दूसरा विशेषण भी जुड़ा हुआ होगा वही जो है प्रविशेषण होगा। जैसे वो लड़की बहुत सुंदर है ना, वो फूल यह पुष्प बहुत सुंदर है, सुंदर है। तो यहाँ पर देखो सुंदर, बहुत सुंदर प्रविशेषण और ये तो जो है पुष्प ही है। तो जहाँ पर भी विशेषण से पहले भी एक विशेषण लगा हुआ होता है वो जो है प्रविशेषण कहलाता है। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम लोग पढ़ते हैं विशेषण के प्रकार कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। विशेषण के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? देखो वाक्य में प्रयोग के आधार पर पहले हम पढ़ लेते हैं। वाक्य में प्रयोग के आधार पर, वाक्य में प्रयोग के आधार पर, वाक्य में प्रयोग के आधार पर विशेषण दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है उद्देश्य विशेषण, उद्देश्य विशेषण और दूसरा होता है विधेय विशेषण, विधेय विशेषण। अब देखो उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण क्या होता है। हम लोगों ने
पढ़ा है वाक्य में कि वाक्य में क्या पढ़ा है कि वाक्य में एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है। तो अगर वाक्य में से हम उद्देश्य को हटा देते हैं तो वो जो है वाक्य का कोई भी अर्थ नहीं रह जाता। देखो, वाक्य में कर्ता का विस्तारक स्वरूप ही उद्देश्य विशेषण है। कर्ता का विस्तारक स्वरूप ही उद्देश्य विशेषण है। और विधेय में जब विशेषण का प्रयोग किया जाता है, जैसे हमने कहा यह लड़की खाती है, यह लड़की विद्यालय जाती है, यह गाड़ी स्टेशन पर जाती है, स्टेशन पर जा रही है या जाती है, जो भी है, जा रही है। ठीक है। अब यहाँ पे हमने कहा यह गाड़ी, ये तो हो गया उद्देश्य, और ये पूरा सेंटेंस हमारा जो है ये हो गया विधेय। ये क्या हो गया? उद्देश्य हो गया, और ये क्या हो गया? ये विधेय हो गया। वाक्य के दो अंग हैं, उद्देश्य और विधेय। तो जब वाक्य में उद्देश्य के साथ विशेषण का प्रयोग किया जाता है तब वो जो है उद्देश्य विशेषण है, और जब विधेय के साथ प्रयोग किया जाता है तो वो विधेय विशेषण है। कर्म और क्रिया यानी विधेय की विशेषता बताने वाले शब्द कर्म और क्रिया। यहाँ पे क्या हो जाता है? कर्ता की विशेषता होती है, और यहाँ पे क्या होता है? कर्म और क्रिया। ठीक है। तो यहाँ पर तब ये विधेय विशेषण हो जाता है जब कर्म और क्रिया की विशेषता बताते हैं। जैसे चालाक बालक, कमजोर आदमी। चालाक बालक, कमजोर व्यक्ति, दुष्ट राक्षस। ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अब इसका वाक्य अगर हम प्रयोग करेंगे तो ये विशेषण शब्द यहाँ पे क्या है? चालाक हो गया, कमज़ोर हो गया और दुष्ट हो गया। तो जो विशेषण शब्द है वो कर्ता के साथ यानी संज्ञा के साथ ही प्रयोग किए गए हैं। लेकिन अगर यही बाद में आ जाए कि शंकर होशियार है, मान लो ऐसे लिखा गया कि शंकर होशियार है, होशियार है। अब होशियार, शंकर तो कर्ता हो गया, होशियार है ये विधेय हो गया। तो ये होशियार जो है ये विधेय विशेषण हो गया। गंगा पवित्र नदी है, गंगा पवित्र नदी है, नदी है। अब यहाँ पे ये उद्देश्य हो गया और ये विधेय हो गया, ये विधेय वाक्य है। और ये विशेषण क्या है? यहाँ पे पवित्र शब्द है विशेषण। तो इसलिए वाक्य का ये विधेय अंग है, ये वाक्य का उद्देश्य अंग है। तो उद्देश्य में गंगा है, विशेषता क्या है? विधेय में चला गया है पवित्र। पवित्र जो है वो विशेषण है। पूरब दिशा में सूर्य की लालिमा फैली है, पूरब दिशा में सूर्य की लालिमा फैली है। अब लालिमा किसकी लालिमा है? सूर्य की लालिमा है। तो ये विधेय खंड में आ गया, इसलिए यहाँ पे विधेय विशेषण होगा। सीधा सा एक वाक्य में आप समझ लो सीधा सा कि जहाँ पर विशेषण पहले प्रयोग किया जाएगा वो उद्देश्य विशेषण है, और जहाँ पर वाक्य में बाद में प्रयोग किया जाएगा वो विधेय विशेषण है, यानी कर्ता के बाद। अब देखते हैं इसके विशेषण के और प्रकार क्या होते हैं। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। विशेषण के और क्या प्रकार हैं? 4 प्रकार हैं। 4 प्रकार कौन कौन से हैं? 4 प्रकार हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक। दूसरा है परिमाणवाचक, परिमाणवाचक विशेषण। तीसरा है संख्यावाचक,
संख्यावाचक, और चौथा विशेषण होता है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण, ये 4 प्रकार हैं। अब इसमें देखिए परिमाणवाचक में 2 प्रकार होते हैं, एक निश्चित परिमाण और दूसरा अनिश्चित परिमाण। निश्चित और दूसरा होता है अनिश्चित। इसी तरह से संख्यावाचक में भी 2 होता है, एक होता है निश्चित संख्या और दूसरा होता है अनिश्चित संख्या। निश्चित संख्या और अनिश्चित संख्या। अब चलिए इसको हम लोग विस्तारित रूप में पढ़ते हैं, विस्तार में सभी प्रकार का विस्तार में अध्ययन करते हैं कि इसका प्रकार क्या है, कौन सा है, कैसे है। देखो सबसे पहले हम शुरू करते हैं गुणवाचक विशेषण से। पहला प्रकार क्या है इसमें, गुणवाचक विशेषण। सीधा सा है, जो संज्ञा के किसी गुण का ज्ञान कराता है वह गुणवाचक विशेषण होता है। ये होता है गुण के रूप में, हम एक शब्द में समझते हैं गुण के रूप में। अब देखो गुण के रूप में क्या क्या आता है, जैसे समय संबंधी, ये हो गया समय संबंधी। अब समय संबंधी में क्या क्या होगा, जैसे वर्तमान, भूत, भविष्य, अगला, पिछला। वर्तमान काल, वर्तमान समय, भूतकाल, भूत का बीता हुआ समय, भविष्य काल, आने वाला समय, अगला समय ऐसा होगा, पिछला समय ऐसा होगा, इस तरह की चीज़ें। अगला, पिछला, नया, पुराना आदि। और नया पुराना जैसे बात करते रहते हैं ना कि पुराने ज़माने में ऐसा होता था, पहले ऐसा चलता था, इस तरह की बातें। स्थान संबंधी, उसके बाद दूसरा है स्थान संबंधी में कौन कौन से विशेषण आएंगे। स्थान संबंधी, अब इसको देखते हैं हम लोग। स्थान संबंधी जैसे ऊंचा, नीचा, सीधा, बाहरी, भीतरी, लंबा, चौड़ा। ऊंचा, नीचा, बाहरी, भीतरी, लंबा, चौड़ा आदि। हम देखो जैसे हमने बोला कि ये पहाड़ बहुत ऊंचा है, उसका घर बहुत नीचे स्थान पर है, ये घर का बाहरी क्षेत्र है, घर की भीतरी दीवार ऊंची है। तो इस तरह से जब वाक्य में शब्दों का प्रयोग होगा तो वो स्थान संबंधी बोध होता है। आकार संबंधी ये किसी वस्तु के आकार को बताता है कि ये वस्तु किस तरह की है। आकार संबंधी जैसे कहा गया कि गोल, तिकोना, गोल हो गया, वर्गाकार हो गया, त्रिभुजाकार हो गया, तिकोना भी कह सकते हैं, तिकोना, वर्गाकार। जैसे वर्गाकार भवन के लिए भूमि है, या वर्गाकार कागज का टुकड़ा लाओ। आयताकार मकान वास्तुशास्त्र के अनुसार से अच्छे होते हैं।
चौकोर। तो ये सब जो शब्द आते हैं ये सभी आकार संबंधी शब्द हैं, यानी किसी वस्तु के आकार का ज्ञान कराते हैं कि वो वस्तु किस तरह की है। दशा का ज्ञान कराने वाले शब्द, हम दशा संबंधी देखते हैं हम लोग। दशा संबंधी कौन कौन से होंगे? दशा संबंधी, दशा संबंधी क्या हुआ? जैसे गीला, सूखा, यानी वस्तु की दशा किस तरह की है, वस्तु है या व्यक्ति है, जो भी संज्ञा शब्द है। दुबला पतला, मोटा, दुबला पतला, मोटा आदि, ये शब्द जो है वो हमें दशा संबंधी ज्ञान कराते हैं। उसके बाद देखो वर्ण संबंधी। वर्ण संबंधी, वर्ण का मतलब रंग भी होता है। वर्ण संबंधी, वर्ण संबंधी का मतलब कलर हो गया, लाल, हरा, नीला, पीला। लाल, हरा, नीला, पीला, कोई भी रंग। और जैसे सुनहरा, रुपहला आदि। ठीक है, तो ये शब्द जो है गुण संबंधी आते हैं। फिर संज्ञा संबंधी, ऐसे गुणवाचक विशेषण जो संज्ञा शब्दों से बने होते हैं। संज्ञा संबंधी, संबंधी इसमें भी बहुत सारे शब्द हमें मिल जाएंगे, जैसे बनारसी। बनारसी साड़ियाँ दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। बनारसी पान भी प्रसिद्ध है। बनारसी अलीगढ़ी ताले, अलीगढ़ी ताले। चीनी, चीनी वो चीनी नहीं, चीन की बने वस्तुएं जो चीनी कहलाती हैं, उनके लिए मैंने लिखा है यहाँ पे। चीन की जो वस्तुएं चीनी हैं उन्हें चीनी लिखा है, चीनी शुगर वाली चीनी नहीं लिखा है। इलाहाबादी, इलाहाबादी, गोंडवी आदि। ठीक है, तो ये इस तरह से हमने गुणवाचक विशेषण में देखा। और गुण संबंधी, गुण संबंधी, गुण संबंधी भी है। गुण संबंधी में क्या है? जैसे अच्छा, बुरा, महान। अच्छा हो गया, महान हो गया, दुष्ट हो गया। ये सभी जो है गुण संबंधी विशेषण हैं। पाप, झूठ, सच, पुण्य। पाप, पुण्य, सच, झूठ आदि। अब देखो इस तरह से मैंने शब्दों को बताया है, विशेषण शब्द कौन कौन से हैं। इससे मिलते जुलते जो भी शब्द सारे विशेषण हो जाएंगे। और वाक्य प्रयोग तो आपको आता ही है। अब ये शब्द जब वाक्य में प्रयोग किए हुए आपको पेपर में मिलेंगे तो उससे पता चल जाएगा कि ये कौन सा विशेषण है। हम लोगों ने पढ़ा गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण क्या होता है? जो संज्ञा के किसी रूप का, गुण का, आकार का, स्थान का बोध कराता है। ये सभी गुणवाचक विशेषण है, यानी संज्ञा में किसी प्रकार का भी जो गुण का ज्ञान हमें मिलता है वे सभी शब्द जो हैं गुणवाचक विशेषण हैं। अब दूसरा हम लोग पढ़ते हैं परिमाणवाचक। इसमें सबसे पहले हमें समझना है, देखो परिमाणवाचक, परिमाणवाचक विशेषण।
परिमाणवाचक विशेषण में जो है सबसे पहले हमें ये जानना है कि परिमाण का अर्थ क्या होता है। एक शब्द होता है परिणाम और एक शब्द हमारे पास है परिमाण, ठीक है। दो शब्द हमारे पास है परिणाम और परिमाण। देखो, परिणाम का अर्थ होता है फल, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं रिजल्ट, यानी किसी कार्य को हमने किया तो उसका क्या निष्कर्ष निकला, क्या परिणाम आया, यहाँ पे परिणाम का प्रयोग करेंगे। और परिमाण का अर्थ होता है नाप और तौल, नाप और तौल, ठीक है। तो नाप तौल का जहाँ पर ज्ञान होता है वो परिमाणवाचक विशेषण होता है। नाप में जैसे 2 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर, 8 मीटर, 10 मीटर, 1 लीटर, 2 लीटर, 10 किलो, 5 किलो, तो ये जो है परिमाणवाचक विशेषण होता है। इसमें दो तरह के होते हैं, दो प्रकार होते हैं परिमाणवाचक विशेषण में। परिमाण शब्द का शाब्दिक अर्थ है हो गया नाप तौल, हम लोग इसे बहुत अच्छी तरह आसानी से समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, परिमाण का शाब्दिक अर्थ हो गया, इसका मतलब हो गया नाप और तौल। तो जहाँ पर भी विशेषण शब्द में नाप तौल का बोध होता है वो सभी परिमाणवाचक विशेषण होते हैं। अब इसमें दो प्रकार का होता है, एक होता है निश्चित और एक होता है अनिश्चित। निश्चित परिमाण और अनिश्चित परिमाण। अब निश्चित और अनिश्चित, इसका शाब्दिक अर्थ हम समझ रहे हैं, जो बिल्कुल कन्फर्म हो, बिल्कुल हो कि हाँ इतना ही है, वो तो निश्चित परिमाण हो गया। और अनिश्चित परिमाण जो निश्चित ना हो, जैसे कुछ, बहुत, थोड़ा, कम, अधिक, ये अनिश्चित है। निश्चित में क्या हो गया, जैसे 4 मीटर कपड़ा लाओ, 4 मीटर कपड़ा लाओ, 4 मीटर कपड़ा लाओ। दस किलो आलू चाहिए, 10 किलो आलू चाहिए। 4 दर्जन केले लाओ, 4 दर्जन, ये संख्यावाचक का उदाहरण हो गया। दर्जन ये तो संख्या में आ गया, ठीक है, कोई बात नहीं। 2 लीटर दूध, 2 लीटर दूध। 5 लीटर तेल, 10 लीटर पेट्रोल, पेट्रोल। अब इसको एक और शब्द में हम समझ सकते हैं कि जहाँ पर भी क्या आए, संख्या आए कोई, और क्या आए, मीटर, लीटर, ग्राम। अब इसमें किसी में भी मीटर, लीटर, ग्राम मुख्य ही इकाई होती है तौल की और नाप की और लंबाई नापने की। तो इससे किलोग्राम, मिलीग्राम, सेंटीग्राम जो भी नाप आएगा वो सभी जो है वो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहा जाएगा। अब इसमें इंच, मीटर, इंच भी आ सकता है, फुट भी आ सकता है, मीटर, किलोमीटर तो आएगा ही आएगा। अनिश्चित में क्या हो गया कि जो निश्चित नहीं है, जैसे कम, थोड़ा, अधिक, कम, थोड़ा, अधिक, बहुत, यानी कि निश्चित संख्या इसकी नहीं है। बहुत सारे कपड़े रखे हैं, थोड़ा सा चीनी दे दो। अब थोड़ा सा आधा कप भी हो सकता है, थोड़ा सा आधा किलो भी हो सकता है। अधिक मात्रा में आटा रखा है, अधिक मात्रा में, तो अब अधिक मात्रा कितनी है ये नहीं पता है,
तो अनिश्चित है, थोड़ा, कम, बहुत, अधिक, इस तरह के शब्द जहाँ पे आते हैं वो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है। और सीधा सा है कि निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। अब अगला है संख्यावाचक विशेषण, हम लोग पढ़ते हैं संख्यावाचक। तीसरा प्रकार क्या है? संख्यावाचक। संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक में भी दो प्रकार है, एक निश्चित संख्या का बोध कराता है और एक अनिश्चित संख्या का बोध कराता है। एक होता है निश्चित संख्या और दूसरा है अनिश्चित संख्या। निश्चित संख्या का बोध कराने वाले कौन कौन सा शब्द हैं? जैसे 1, 2, 4, 6, 8, 10, 5, 50, 100, जो भी है नंबर, कोई भी अंक है निश्चित संख्या। जैसे कहा गया 1, 4, 10, 100, 1000, तो ये सभी जो है ये निश्चित संख्या के उदाहरण हैं। अनिश्चित संख्या क्या हुई? जैसे कुछ, कम, बहुत, अधिक, थोड़ा, वही शब्द इसमें भी आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पे संख्या की चीज़ में बातें आएंगी। कम, कुछ, अधिक और थोड़ा, लगभग, इस तरह के जो शब्द होते हैं ये अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि निश्चित संख्या में और कितने प्रकार के, निश्चित संख्या कई प्रकार के होते हैं। इसमें देखते हैं हम जो है आगे इसको अलग अलग तरीके से। देखिए पूर्णांक बोधक। पूर्णांक बोधक कितने, निश्चित संख्या के प्रकार, इसमें जो है इसके निश्चित संख्यावाचक विशेषण के प्रकार। पहला है पूर्णांक बोधक। पूर्णांक बोधक यानी जिससे हमें पूर्ण संख्या का ज्ञान हो वो पूर्णांक बोधक है। 4, 6, 10, 20 लाख, 50,000, ये सभी संख्याएं पूर्णांक बोधक हैं। जैसे 1000, लाख, करोड़, 100, 20, 50, जो भी है ये सभी संख्याएं जो है वो पूर्णांक का बोध करा रही हैं। दूसरा है अपूर्ण बोधक। अपूर्ण बोधक संख्या कौन सी होती है? दूसरा है इसमें प्रकार अपूर्ण बोधक। अपूर्ण बोधक यानी कि जो पूर्णांक का बोध नहीं कराता, ऐसा संख्यावाचक विशेषण जो पूर्णांक का बोध नहीं कराता। जैसे कहा गया कि आधा, पौना, सवा, डेढ़, ढाई, इस तरह का, ढाई आदि, ये अपूर्ण बोधक संख्यावाचक विशेषण है। जैसे 5 मीटर कपड़ा दे दो, 1.25 किलो चीनी ले आओ, 2.5 किलो टमाटर ले लो, तो इस तरह से इसमें पूर्ण संख्या का बोध नहीं हो रहा है। और है क्रमवाचक। तीसरा प्रकार इसका है क्रमवाचक, यानी कि जो क्रम का बोध कराता है। क्रमवाचक संख्यावाचक विशेषण। तो क्रमवाचक संख्यावाचक विशेषण क्या हो गया? जैसे पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह का शब्द जो है, पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा। अब ये संख्या, जितनी भी संख्या होंगी ये क्रम में आगे इसी तरह से बढ़ती चली जाएंगी। छठा, सातवां, 10वां, 1000वां, 9वां, 15वां, 20वां, ये सभी जो है वो क्रमवाचक संख्यावाचक विशेषण है। उसके बाद देखो, क्रमवाचक के बाद आवृत्तिवाचक। आवृत्तिवाचक चौथा है आवृत्तिवाचक। आवृत्तिवाचक, आवृत्तिवाचक जो है ये गुणांक शब्द है, गुणांक में आता है। जैसे कहा गया 4 गुना, चौगुना, चौगुना यानी कि 4 का गुणा करना। दुगना, दुगुना,
तिगुना, यानी इसमें गुना शब्द लगा रहेगा। इसको, ये गुना है। गुना अगर जहाँ पे आए वहाँ जान लो कि आवृत्तिवाचक संख्यावाचक विशेषण है। आवृत्ति संख्यावाचक विशेषण है। और क्रम संख्यावाचक विशेषण कौन सा है? जहाँ चौथा पांचवा इस तरह का शब्द आता है वो क्रम संख्यावाचक विशेषण होता है। समूहवाचक क्या हुआ? तीनों, पांचों, चौथे, समूहवाचक। समूह संख्यावाचक, समूह संख्यावाचक विशेषण, पूरा नाम इसका इस तरह से हो जाएगा, समूह विशेषण। इसमें क्या हो गया? तीनों, तीनों मित्र आए थे, चारों भाई जा रहे हैं, पांचों पांडव वनवास गए। इस तरह के जो शब्द होंगे वो सभी समूह संख्यावाचक विशेषण में आएगा। और एक और होता है प्रतीक, प्रतीक बोधक, यानी प्रतिबोधक, जिसको प्रत्येक बोधक। छठा जो है ये है प्रत्येक बोधक। प्रत्येक बोधक यानी एक का ज्ञान कराने वाला है। प्रत्येक बोधक संख्यावाचक विशेषण कौन सा है? जैसे कहा गया प्रति, हर, एक एक, एक एक, हर एक, प्रत्येक, इस तरह के जो शब्द होते हैं ये प्रत्येक संख्यावाचक विशेषण होता है। प्रत्येक, हर एक, प्रत्येक आदि। अब ये सभी जो है संख्यावाचक विशेषण के भेद हैं। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का कोई भेद नहीं है। निश्चित संख्यावाचक विशेषण के 6 भेद हैं: पूर्णांक बोधक, अपूर्ण बोधक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समूह संख्यावाचक और प्रत्येक बोधक। प्रत्येक प्रति एक मतलब एक शब्द के लिए जहाँ एक के लिए प्रयोग हो। अब उसके बाद थोड़ा सा और हम समझ लेते हैं। ये तो हमने पढ़ा सर्वनाम। अब एक और बचा है सार्वनामिक विशेषण। हमारा एक और बचा है सार्वनामिक विशेषण। 3 प्रकार का भी हमने पढ़ा, सार्वनामिक बचा है। सार्वनामिक विशेषण क्या होता है? सार्वनामिक विशेषण वो विशेषण होता है जो संज्ञा से पहले जो सर्वनाम लगाए जाते हैं। चौथा प्रकार का है हमारा सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण कौन से विशेषण होते हैं? ऐसा विशेषण, ऐसा सर्वनाम जो संज्ञा से पूर्व लगाया जाता है। ऐसा सर्वनाम जो संज्ञा की विशेषता का बोध कराता है, संज्ञा की विशेषता बताता है, बताता है। जैसे कहा गया यह लड़का, वह घर, मेरी पुस्तक, कोई छात्र, किसी का महल। देखो इसमें कौन कैसे आएगा? है इसमें मेरी पुस्तक। अब पुस्तक किसकी है? मेरी है। इसकी विशेषता क्या है कि मेरी है, तो मेरी जो है ये सार्वनामिक विशेषण है। किसी का घर, किसी का घर, घर की क्या विशेषता है कि वो पता नहीं है किसका है। किसी का घर, तो किसी का जो है ये सर्वनाम शब्द है और संज्ञा से पूर्व लगा हुआ है, इसलिए ये सार्वनामिक विशेषण है। कोई छात्र, कोई छात्र आया है, कोई छात्र, कोई व्यक्ति, कौन, इस तरह के जो भी शब्द लगेंगे। ये शहर, वह लड़की, ये फूल, ये देश। यहाँ भी ए सार्वनामिक विशेषण है। यह कलम, यहाँ भी यह जो है ये सार्वनामिक
विशेषण शब्द है। अब इसमें देखो एक खासियत ये है कि उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और निजवाचक सर्वनाम को छोड़कर बाकी सारे सर्वनाम आते हैं। कौन कौन से? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और निजवाचक को छोड़कर उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और निजवाचक को छोड़कर, निजवाचक सर्वनाम को छोड़कर, सर्वनाम को छोड़कर सभी सर्वनाम सार्वनामिक विशेषण में आते हैं। सभी सर्वनाम आते हैं। ठीक है। ये हम देखें, एक प्रश्न और आप समझ लीजिए कि सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में क्या अंतर है, परिमाणवाचक और संख्यावाचक में क्या अंतर है। देखो पहला है परिमाणवाचक और संख्यावाचक विशेषण में क्या अंतर है। संख्यावाचक विशेषण में अंतर। अब इसमें सबसे बड़ा अंतर ये है कि परिमाणवाचक जो है वो नाप तौल का बोध कराता है। परिमाणवाचक जो है ये, परिमाणवाचक मतलब नाप और तौल, नाप तौल का बोध कराता है, और संख्यावाचक संख्याओं का बोध कराता है। संख्यावाचक संख्याओं का बोध कराता है, संख्याओं का बोध कराता है। उसके बाद एक प्रश्न आपका और बनता है कि सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में क्या अंतर है। सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण में अंतर, विशेषण में अंतर। अब इसमें दोनों में क्या अंतर है। सर्वनाम शब्द जो है वो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग, सर्वनाम शब्द क्या होते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। देखिए ये हम लोग पढ़े हुए हैं, लेकिन अब अंतर पूछ लिया जाए तो आप कहीं भ्रमित ना हो जाएं कि अरे ये क्या हो गया, इसमें कौन सा अंतर होगा। इसलिए इसको हमें बताना पड़ा, और कठिन कुछ नहीं है, हम लोगों ने दोनों पढ़ा हुआ है। और सार्वनामिक विशेषण जो है ये संज्ञा से पूर्व, जो सर्वनाम संज्ञा से पूर्व लगते हैं, जो सर्वनाम संज्ञा से पूर्व लगकर, संज्ञा से पूर्व लगकर उसकी विशेषता बताते हैं, विशेषता बताते हैं, वे सार्वनामिक विशेषण हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने पूरा विशेषण पढ़ लिया है, जिसमें हमने पढ़ा कि वाक्य में रचना के प्रयोग के आधार पर विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण। और बाकी विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक विशेषण। फिर परिमाणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण में क्या अंतर है, और सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में क्या अंतर है। उम्मीद करती हूँ, उम्मीद ही नहीं मुझे पूर्ण विश्वास भी है कि वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप इससे काफ़ी लाभ उठा पाएंगे। और पूरा वीडियो देखा करिए, पूरा वीडियो देखिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।